हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हरवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय कविता की भावार्थ व्याख्या कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 4 काव्यांश की भावार्थ व्याख्या की थी। आज हम 5वीं और 6ठी काव्यांश की भावार्थ व्याख्या करेंगे। शुरू करने से पहले थोड़ा इसका आशय समझ लें। यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने अपने यौवन अवस्था में बिताए हुए पल को खो देने के बाद जो निराशा अपने जीवन में भरी है उसको व्यक्त करना चाहा है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। प्रसंग इस प्रकार है। कवि ने यहाँ पर अपनी मन स्थिति का वर्णन किया है, यानी उनकी मन की क्या स्थिति, मनोस्थिति का वर्णन किया है यहाँ पर। तो ये लिख सकते हैं। व्याख्या: यौवन का अर्थ है जवानी या किशोरावस्था। उन्माद नशा या मस्ती या पागलपन। और उन्मादों में अवसाद निराशा। और किसी की जो चौथी लाइन में यूज़ हुआ है, प्रयोग हुआ है, वो कवि ने यहाँ पर अपने प्रेमिका के साथ बिताए हुए पलों के बारे में वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं तो इस संसार में अपनी जवानी का, अपनी किशोरावस्था का उन्माद अर्थात नशा लिए घूम रहा हूँ। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं यौवन का जो उन्माद है उसमें होता है प्रेम की तीव्रता, यानी जो किशोरावस्था में जो हमारा प्रेम होता है उसमें बहुत अधिक तीव्रता होती है और तीव्रता के कारण उसमें नशा भी होता है, मस्ती भी होती है। तो यहाँ पर कवि ने उसको ही व्यक्त किया है और इसीलिए वो पहली लाइन में कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद अर्थात अपनी किशोरावस्था का नशा लिए फिर रहा हूँ, जो मुझे अपने किसी ने मुझे दिया था। मैं उस नशे में घूम रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और दूसरी पंक्ति में वो कह रहे हैं कि मैं उन्माद के साथ साथ जो नशा है, जो मस्ती है, उसके साथ साथ मैं एक निराशा भी अपने जीवन में लिए घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। अर्थात उन्मादों में अवसाद, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, ध्यान रखिए। उन्मादों में अवसाद यानी एक तरफ मस्ती, जोश या नशा, कुछ भी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ अवसाद, घोर निराशा, दोनों का प्रयोग उन्होंने किया है कि एक तरफ तो मेरे अंदर यौवन अवस्था की मस्ती है, तो दूसरी मस्ती के साथ साथ निराशा भी है, जिसे मैं संसार में लिए घूम रहा हूँ या फिर रहा हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। देखिए, हाय जो शब्द का यहाँ प्रयोग किया है कवि ने, तो अफसोस जताने के लिए किया है, अपनी बात को प्रभावशाली बताने के लिए, बनाने के लिए इस हाय शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात वो अफसोस भी जता रहे हैं कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे किसी का प्रेम तो मिला, उस प्रेम को खो देने के बाद मैं निराश हो गया हूँ अपने जीवन में, और इसलिए मैं संसार में सबके सामने जब आता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा तो हंसता रहता हूँ, लेकिन वो यादें जो अपने प्रिय के साथ हमने बिताई, उनको खो देने, उन पलों को खो देने का अफसोस मेरे अंदर है,
जो मुझे अंदर ही अंदर रुलाती हैं। भीतर माने अंदर रुलाती हैं, यानी उन पलों को जो मैंने अपने प्रिय के साथ बिताए थे, उनको खो देने के बाद वो मुझे रुला रही हैं, वो यादें मुझे रुला भी रही हैं। लेकिन इस संसार में मैं सबके सामने हंसता रहता हूँ। मैं इस संसार में लोगों के सामने दो रूप में दिख रहा हूँ। खुद तो अंदर रो रहा हूँ, लेकिन सामने हंस रहा हूँ, क्योंकि संसार हमारे दुख को नहीं समझ पाएगा। अगर हम अपने दुखों का वर्णन इस संसार से कहेंगे तो लोग मुझे पागल समझेंगे। इसलिए मैं अपने दुख को खुद में ही समेट रहा हूँ, खुद ही रोता हूँ और बाहर सबके सामने हंस रहा हूँ। मैं हाय किसी की याद, इस संसार में मैं सिर्फ एक बेचारा बन गया हूँ। मैं सिर्फ उसकी यादों के सहारे इस संसार में भटक रहा हूँ, फिर रहा हूँ। भावार्थ यहाँ पर यह है कि कभी अपने प्रिय के बिछड़ जाने पर उन यादों के सहारे, उन पलों के सहारे जीवन को व्यतीत कर रहा है। वो बाहर से हंसता है, खुश होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है, रो रहा है, उसका हृदय रो रहा है। और इसलिए वो कह रहा है कि मैं तो इस संसार में सिर्फ उन यादों को जो अपने प्रिय के साथ बिताए थे, उनको ही लिए घूम रहा हूँ। तो अब समझ में आ गई होगी इसकी व्याख्या। तो आइए अब देखते हैं शिल्प सौंदर्य। मैं जो शब्द है प्रयोग किया है कवि ने अपने लिए, स्वयं के लिए किया है। यहाँ पर आत्मकथात्मक शैली है, तत्सम शब्दावली का बखूबी प्रयोग किया है, खड़ी बोली है, तुकांत शब्द हैं जैसे फिरता हूँ आदि, मुक्तक छंद है, लयात्मकता प्रभावपूर्ण है और अभिव्यक्ति में सरलता है। दूसरी पंक्ति में जो उन्मादों में अवसाद था, उसमें विरोधाभास अलंकार है। और आपको हमने पहले बताया कि जो आत्म परिचय है पूरा वियोग श्रृंगार से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वियोग श्रृंगार के साथ साथ करुण रस भी छलकता है। तो आइए अब शुरू करते हैं छठी व्याख्या। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ परदाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इस काव्यांश का आशय इस प्रकार होगा कि कवि ये कहना चाह रहा है कि इस दुनिया में जितने ज्ञानी लोग हैं, यदि उनमें विद्वता का अहंकार आ जाता है तो ये उनकी अज्ञानता का प्रतीक होता है। और दूसरी पंक्ति में उन्होंने नादान और दाना जो शब्दों का प्रयोग किया है वो अरबी फारसी के शब्द हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कवि कह रहे हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। यत्न माने होता है प्रयास, प्रयत्न। सारे प्रयत्न, सारे प्रयास कर लो, सब मिट जाते हैं, अर्थात व्यर्थ हो जाते हैं जब सत्य किसी ने जाना। जब इस संसार में जब कोई सत्य को जान जाता है, ये सत्य को कि लोग जितने अपनी विद्वता का अहंकार करते हैं वो उतने ही ज़्यादा चापलूसी करने में माहिर होते हैं। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहता है कि उनके अंदर उतनी ही अज्ञानता भरी होती है। नादान वही है हाय जहाँ परदाना। नादान माने होता है ना समझ, तो वही है हाय। हाय अफसोस किया उन्होंने कवि ने कि मैं, ये बहुत अफसोस की बात है, वही लोग नासमझ हो जाते हैं जो ज्ञानी होते हैं, अर्थात अपनी अज्ञानता का अहंकार करते हैं। दाना माने ज्ञानी। तो देखिए, और इस पंक्ति को हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि इस संसार में
जो लोग होते हैं दाना डालते हैं और दाना पाने के चक्कर में लोग बुरे कार्यों को करने लग जाते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं, तो वो कितने नादान हैं, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। तो कवि ने यहाँ अफसोस प्रकट किया है कि मुझे इस संसार में लोगों की जो चापलूसिता है, जो विद्वता का अहंकार है लोगों में भरा हुआ है, उनकी अज्ञानता पर अफसोस होता है कि वो कितने नादान हैं, कितने नासमझ हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, जग माने संसार, इस संसार को क्या मूर्ख बनाना। फिर जब हमें पता है कि वो खुद ही नासमझ हैं, तो इस संसार को क्या मूर्ख बनाना। जो इस पर भी सीखें, जो इस पर भी सीखना चाहते हैं, वो जानते हैं कि लोगों के अंदर विद्वता का अहंकार है और अहंकारी व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता, ये जानते हैं, फिर भी वो सीखना चाहते हैं। तो इस संसार से और क्या मूर्ख बना जा सकता है, संसार को और मूर्ख क्या बनाया जा सकता है। कभी कह रहे हैं खुद को, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। मैंने संसार में सब कुछ सीखा, लेकिन प्रेम यहाँ नहीं है। ये संसार अपूर्ण है, यहाँ प्रेम नहीं दिखता, यहाँ चापलूसी दिखती है, यहाँ पे चाटुकारिता दिखती है, यहाँ पर लालचीपन दिखता है, यहाँ पर व्यक्ति जो सांसारिकता जो सीख रहा है, उस मैं सीखे ज्ञान को भुला देना चाहता हूँ। मैं सीख रहा हूँ, मैंने तो जब अपने प्रिय के प्रेम को जाना तो मुझे इस सांसारिकता से नफरत हो गई है, मैं इस सांसारिकता को भुला देना चाहता हूँ। आशा यह है कि कभी इस संसार में जो लोग, जो चापलूस लोग होते हैं, जो अपने विद्वता का अहंकार करते हैं, उनसे नफरत करता है। इसीलिए वो कह रहा है कि संसार को जो लोग मूर्ख बना रहे हैं, अपने प्रभाव में ले रहे हैं, मैं इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहता हूँ, मैं सांसारिकता को भुला देना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने किसी प्रेम के प्रेम में, जीवन में अपने आप को मस्त कर देना चाहता हूँ। भावार्थ यह है कि मैं सिर्फ उसके साथ बिताए हुए पलों में अपने आप को खो देना चाहता हूँ, अर्थात मैं सिर्फ उसके साथ बिताए हुए पलों में जीना चाहता हूँ। तो ये उसकी व्याख्या हो गई। और शिल्प सौंदर्य वही पहले वाले की तरह होगा, जैसे आत्मकथात्मक शैली, तत्सम शब्दावली, खड़ी बोली, तुकान शब्द, मुक्तक छंद, लयात्मकता है और आत्म अभिव्यक्ति में सरलता है। तो शिल्प सौंदर्य की एक विशेष बात ये होती है कि अगर आपको एक काव्यांश का शिल्प सौंदर्य आएगा तो कुछ बातें समान ही रहती हैं। और यहाँ पर जो शब्द हैं इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। तो अब समझती हूँ कि आप इसकी शिल्प सौंदर्य निकाल सकते हैं। जो आपको प्रश्न आते हैं कि शिल्प सौंदर्य छांटिए, तो आप इसका शिल्प सौंदर्य निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही।